तो नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। यही पहली बड़ी खबर है, पेट्रोल के बाद अब डीजल ने भी लगा दिया शतक। महाराष्ट्र में 100 के पार पहुंचे डीजल के दाम। ये आपको बता दें कि पेट्रोल के बाद अब डीजल ने भी शतक लगा दिया है। महाराष्ट्र में डीजल की कीमत अब 100 रुपए के पार पहुंच गई है। लोकल फ्यूल पंप एसोसिएशन के एक पदाधिकारी ने कहा कि महाराष्ट्र के परभणी में डीजल की कीमत अब 100 रुपए के पार पहुंच गई। परभणी में डीजल 100 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि पेट्रोल 118 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। उन्होंने कहा कि डीजल और पेट्रोल की कीमतों में क्रमशः 70 पैसे और 80 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा दिल्ली की बात करें तो पेट्रोल और डीजल के दाम में वृद्धि का सिलसिला मंगलवार को भी जारी रहा। पेट्रोल में 80 पैसे प्रति लीटर की और वृद्धि के साथ ज्यादातर राज्यों की राजधानी में यह 100 रुपए लीटर को पार कर गया है। वहीं डीजल के दाम 70 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं। अगली बड़ी खबर, 100 दिनों में 20,000 सरकारी नौकरियां और 50,000 रोजगार देगी योगी सरकार। 5 साल का भी लक्ष्य कर दिया तय। आपको बता दें कि योगी सरकार यूपी के युवाओं को जीत का सबसे बड़ा तोहफा देने जा रही है। सरकार ने 100 दिनों में ही युवाओं को 20,000 सरकारी नौकरियां और 50,000 रोजगार के अवसर देने की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगले 5 साल में ही यूपी में 5 करोड़ लोगों को स्वरोजगार देने का लक्ष्य तय कर दिया है। उनका संकल्प युवाओं को आगे बढ़ाना और रोजगार देने के संकल्प को तेजी से पूरा करना है। भाजपा का दावा है कि योगी सरकार की रोजगार देने की नीतियों से उत्तर प्रदेश रोजगार सेंटर के रूप में विकसित हो रहा है। युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर देने में सरकार ने पूर्व के कार्यकाल में भी कोई भी कमी नहीं रखी है। आपको बता दें कि दूसरी पारी में सरकार ने बिना भेदभाव और भ्रष्टाचार के युवाओं को सरकारी नौकरियों के अवसर देने की योजना को अंतिम रूप दे दिया है। भर्तियों में ईमानदारी और शुचिता को प्राथमिकता पर रखने के निर्देश दिए हैं। युवाओं को रोजगार मिल सके, इसके लिए जिला और मंडल स्तर पर स्टार्टअप्स को खोलने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि पिछले कार्यकाल में भी योगी सरकार 2.5 करोड़ रोजगार और 5 लाख सरकारी नौकरियां युवाओं को दे चुकी है। अगली बड़ी खबर, 5 साल के बाद भी नहीं मिले चाचा और भतीजे के दिल। अखिलेश यादव के खिलाफ शिवपाल यादव ने ले लिया बड़ा फैसला। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी का वारिस बनने के मुद्दे पर मुलायम सिंह यादव कुनबे में 5 साल पहले शुरू हुई राजनीतिक अदावत अब भी जारी है। शिवपाल सिंह यादव ने सपा के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में नहीं बुलाए जाने से नाराज होकर फिलहाल शपथ ग्रहण करने से भी इनकार कर दिया है। चर्चाओं के मुताबिक वे अखिलेश यादव की ओर से बुलाई गई सहयोगी दलों के नेताओं की बैठक में भी शामिल नहीं होंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल ही में यूपी असेंबली का चुनाव जीतने वाले पार्टी के विधायकों की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में अखिलेश यादव को पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया। शिवपाल सिंह यादव इस बैठक के बाद से ही अखिलेश यादव पर भड़के हुए हैं। उनका कहना है कि वे जसवंत नगर सीट से सपा के टिकट पर जीते हैं, इसलिए उन्हें भी इस बैठक में बुलाया जाना चाहिए था। वहीं समाजवादी पार्टी हाईकमान का कहना है कि शिवपाल सिंह यादव भले ही सपा के सिंबल पर चुनाव जीते हैं, लेकिन वे मूलतः सहयोगी दल प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं। इसलिए शिवपाल समेत सहयोगी दलों के किसी भी नेता को इस बैठक में नहीं बुलाया गया। पार्टी ने कहा कि सहयोगी पार्टियों के नेताओं की बैठक बाद में बुलाई जाएगी। हालांकि समाजवादी पार्टी की इस सफाई पर शिवपाल यादव पर कोई भी असर नहीं पड़ा है। उन्हें लग रहा है कि अखिलेश यादव के इशारे पर उन्हें नीचा दिखाने के लिए जानबूझकर यह कदम उठाया गया है। इसलिए उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए फिलहाल यूपी असेंबली में विधायक पद की शपथ न लेने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक वे अखिलेश यादव की ओर से बुलाई जाने वाली सहयोगी दलों की बैठक में भी शामिल नहीं होंगे। आपको बता दें कि अब पार्टी सिंबल पर जीतने के बावजूद अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल यादव को फिर से किनारे कर दिया है, जिससे उनकी नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई है। माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में वे भी अपर्णा यादव की तरह अखिलेश यादव के खिलाफ कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, जिसका खामियाजा समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को भुगतना पड़ेगा। अगली बड़ी खबर, भारत बंद से आम जनता हुई परेशान, बैंकिंग और परिवहन सेवाएं रही बाधित। गैर बीजेपी शासित राज्यों में दिखा सबसे ज्यादा असर। आपको बता दें कि 28 और 29 मार्च को देशव्यापी भारत बंद का असर पूरे देश में देखने को मिला। इस दौरान बैंकिंग और परिवहन से संबंधित आवश्यक सेवाओं पर असर पड़ा। दिल्ली समेत देश के कुछ हिस्सों में मजदूर संघों के लाल झंडे लिए सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। पश्चिम बंगाल के साथ साथ केरल में भी विरोध प्रदर्शन हुए। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच ने केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था। इन लोगों का आरोप है कि केंद्र सरकार श्रमिकों और देश के विशाल असंगठित क्षेत्र के कर्मियों को नुकसान पहुंचा रही है। भारत बंद के दौरान प्रदर्शन करते हुए इन लोगों ने लेबर कोड को खत्म करने, किसी भी प्रकार के निजीकरण को वापस लेने, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन को खत्म करने और
मनरेगा के तहत मजदूरी का आवंटन बढ़ाने की मांग की है। आपको बता दें कि तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके के नेतृत्व वाले ट्रेड यूनियन लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन सहित विभिन्न ट्रेड यूनियनों ने हड़ताल में हिस्सा लिया। हालांकि इस दौरान राज्य द्वारा संचालित परिवहन निगमों की बस सेवाओं ने यात्रियों को राहत देते हुए फिर से परिचालन शुरू कर दिया है। वहीं केरल में तिरुवनंतपुरम में दुकानें बंद रहीं। यहां पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की पिनरई विजयन सरकार ने काम से दूर रहने और हड़ताल में भाग लेने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी। दरअसल ये निर्णय केरल उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार था, जिसमें कहा गया था कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए हड़ताल में भाग लेना अवैध है। बीजेपी शासित राज्य कर्नाटक में सेंटर ऑफ ट्रेड यूनियंस और अन्य लेफ्ट दलों ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं पश्चिम बंगाल में प्रदर्शनकारियों ने विभिन्न स्थानों पर ट्रेनों को रोका और आवागमन को बाधित किया। देशव्यापी भारत बंद की चर्चा संसद में भी हुई। टीएमसी सांसद सौगात राय ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों से नाखुश लोगों ने पूरे देश में विभिन्न संगठनों ने इस हड़ताल का समर्थन किया है। अगली बड़ी खबर, विधानसभा में बीजेपी पर जमकर गरजे अखिलेश यादव, बोले ध्यान देना पड़ेगा कि चुनी हुई सरकार कहीं तानाशाह न बन जाए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा में विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर इशारों ही इशारों में जमकर हमला बोला। उन्होंने स्पीकर चुने जाने पर बीजेपी नेता सतीश महाना को बधाई दी। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने स्पीकर सतीश महाना को संबोधित करते हुए कहा कि स्पीकर की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, क्योंकि उन्हें हम सदस्यों के अधिकार का बचाव भी करना होता है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने स्पीकर को संबोधित करते हुए योगी सरकार पर निशाना साधा। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि समय समय पर आपके संरक्षण की जरूरत पड़ेगी और जितना आप विपक्ष को मौका देंगे लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि चुनी हुई सरकार के आप स्पीकर हैं, हम सब जनता के बीच गए थे और चुनकर आए हैं। हम चुनकर आए तब आपको सर्वसम्मति से बैठाया है। आपको उतना ध्यान देना पड़ेगा कि चुनी हुई सरकार कहीं तानाशाह सरकार न बन जाए। अगली बड़ी खबर, प्रशांत किशोर ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, कहा आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल बनने में लगेंगे 15 से 20 साल, बोले रातों रात नहीं होता चमत्कार। आपको बता दें कि दिल्ली के बाद पंजाब में भी सत्ता पर काबिज होने के बाद आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद हैं। आम आदमी पार्टी अब गुजरात में भी अपनी सक्रियता बढ़ाने में लगी है। इस बीच चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी आम आदमी पार्टी को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। प्रशांत किशोर ने कहा कि कोई भी पार्टी रातों रात नेशनल पार्टी नहीं बन सकती है। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनने में अभी लंबा वक्त लगेगा। ये समय कम से कम 15 से 20 साल हो सकता है। वहीं उन्होंने पीएम मोदी को लेकर भी कहा कि लोकप्रिय होने का ये मतलब नहीं कि वे चुनाव नहीं हार सकते। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दिग्गज चुनावी रणनीतिकार ने कहा कि किसी भी दल को राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए 20 करोड़ वोट हासिल करने की जरूरत होती है, जबकि आम आदमी पार्टी को 2019 में मात्र 27 लाख वोट मिले थे। इसको देखते हुए आम आदमी पार्टी के लिए अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। आपको बता दें कि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि ये समय कम से कम 15 से 20 साल लग सकता है। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनने में अभी लंबा वक्त लगेगा। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के समर्थन में खुलकर उतरे शरद पवार, बोले बीजेपी सीआईसी बदले के लिए कर रही ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल। आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अपील का खुला समर्थन किया है। उन्होंने सीबीआई, ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक बदले के लिए करने के मुद्दे को संसद में उठाने की बात कही। केंद्रीय जांच एजेंसियों के कथित इस्तेमाल को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सभी गैर बीजेपी मुख्यमंत्रियों और विपक्षी नेताओं को पत्र लिखा है। इसको लेकर पूछे गए एक सवाल पर शरद पवार ने कहा, हम इस मामले को कल संसद में उठाएंगे। हम देखेंगे कि इस मामले में साथ मिलकर हम क्या कर सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शरद पवार ने बीजेपी पर राजनीतिक बदले के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों के जरिए विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि उन्होंने अपनी पार्टी के नेता नवाब मलिक और अनिल देशमुख पर हुई कार्रवाई को लेकर कहा कि जो लोग आज सत्ता पर काबिज हैं, उन्हें लगता है कि जो उनकी विचारधारा के नहीं हैं, वो उनके दुश्मन हैं। सीबीआई और ईडी की छापेमारी आम बात हो गई है और इसका इस्तेमाल राजनीतिक प्रतिशोध के लिए सियासी विरोधियों को मुश्किल में डालने के लिए किया जा रहा है।
अगली बड़ी खबर, नवजोत सिंह सिद्धू फिर से अध्यक्ष बनने के लिए डाल रहे दबाव, हाईकमान नहीं दे रहा भाव। ये आपको बता दें कि पंजाब के विधानसभा चुनावों में महज 18 सीटें जीतकर सत्ता गंवाने वाली कांग्रेस में जल्द ही बदलावों का दौर शुरू होने वाला है। मुख्यमंत्री रहे चरणजीत सिंह चन्नी दोनों सीटों से चुनाव हार गए, जबकि अपने बयानों से चर्चित रहने वाले नवजोत सिंह सिद्धू को खुद अमृतसर पूर्व सीट से हार का सामना करना पड़ा। नतीजों के बाद सोनिया गांधी ने प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू से इस्तीफा मांग लिया था। सिद्धू ने एक लाइन में यह लिखकर इस्तीफा दिया था कि जैसे सोनिया गांधी चाहती हैं मैं इस्तीफा दे रहा हूं। माना जा रहा है कि कांग्रेस अब चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में टकराव के अध्याय का ही पटोच्छेद करना चाहेगी, जिसका खामियाजा हार के तौर पर झेलना पड़ा है। भले ही राज्य में विधानसभा चुनाव अब 5 साल के बाद होंगे, लेकिन कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए परेशान है। सूबे की 13 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए पेच कसे जा रहे हैं और नवजोत सिंह सिद्धू के विकल्प की तलाश चल रही है। फिलहाल पंजाब के नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए स्टेट कमेटी की ओर से भेजे गए नामों में सांसद रवनीत बिट्टू और चौधरी संतोष सिंह शामिल हैं। अगली बड़ी खबर, टीएमसी ने कांग्रेस पर बोला जोरदार हमला, कहा कांग्रेस विरोध करना भूल गई, इसलिए सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाने में लगी है। आपको बता दें कि पूर्व वित्त मंत्री और टीएमसी नेता यशवंत सिन्हा ने कांग्रेस पर तंजे कसते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर महंगाई को लेकर जमकर हमला बोला। यशवंत सिन्हा ने कहा कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में अपनी करारी हार के बाद विपक्ष विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी का मनोबल काफी गिर गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मनोबल इतना गिर गया है कि पार्टी संसद में भी प्रभावी ढंग से विरोध करना भूल गई है और सरकार हर दिन पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा रही है। इससे पहले यशवंत सिन्हा ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए और उन्हें जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि सरकार की राजकोष की हालत काफी नाजुक है। केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से राजकोषीय घाटा असामान्य तौर पर काफी ऊंचे स्तर पर है। आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने कहा कि हाल ही के विधानसभा चुनावों में अपनी करारी हार के परिणाम स्वरूप विपक्ष विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी का इतना मनोबल गिर गया है कि वो संसद में भी प्रभावी ढंग से विरोध करना भूल गई है। इसलिए सरकार हर दिन पेट्रोल डीजलों की कीमतों में इजाफा कर रही है। अगली बड़ी खबर, विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर बोला जोरदार हमला, कहा जनता अब नकारात्मकता को स्वीकार नहीं करती। आपको बता दें कि विधानसभा के नए अध्यक्ष सतीश महाना के सर्वसम्मति से चयन के बाद अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इशारों ही इशारों में सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता अब नकारात्मकता को कभी भी स्वीकार नहीं करती है। चुनाव में जनता ने यह साबित भी कर दिया है। विधानसभा में सतीश महाना के नए विधानसभा अध्यक्ष की बधाई देते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आज आपका चयन भारत की लोकतांत्रिक परंपरा को और अधिक मजबूत और पुष्ट करता है। यूपी की 25 करोड़ जनता के बेहतर भविष्य के लिए पक्ष और विपक्ष मिलकर काम करेंगे। स्वस्थ लोकतंत्र में दलीय सीमाएं कभी भी बाधक नहीं बनेंगी। हम सबको यूपी के विकास के लिए काम करना होगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर सदन की गरिमा को बढ़ाएंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।